मॉर्निंग प्रीति दीदी। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अभी हम राजयोग को पढ़ रहे हैं, है ना, या अष्टांग योग भी जिसे कहते हैं। अभी हमने इसके 2 सोपान या 2 चरणों को पूरी तरह से पढ़ा है। वो कौन कौन से हैं? यम और नियम। अब आज हम आते हैं आसन पर। ठीक है, तो जी मैम। सबसे पहले तो आसन क्या होता है हम ये सोचें। तो बॉडी के कोई भी, जब बॉडी को हम किसी एक पोस्चर में लेके जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आसन, है ना। और जो आसन है वो ऐसा बोला जाता है कि जो 84 लाख योनियां मानी जाती हैं वो पूरे 84 लाख आसन होते हैं। हर योनि का एक स्पेसिफिक पोस्चर जो है आसन में माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो कम होते होते 84 100 हुए, फिर 84 आसन हुए, फिर अभी कुछ ऐसे 20-25 आसन ही कुछ ऐसे हैं जो हम ज्यादा करते हैं। और बहुत सारे एडवांस आसन तो ऐसे हैं कि जिनकी करने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। ठीक है, तो आसन के बारे में आज हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। यस मैम। तो आसन के बारे में देखने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि आसन के पहले क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशन है जिनको रखते हुए आसन हमें करना चाहिए। जैसे मॉर्निंग के जो हमारे रूटीन्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ही आसन करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हम नहा के, 1 मिनट में डोर बंद कर दूं, ये काफी शोर आ रहा है, 1 सेकंड। ओके, तो अगर कोशिश करना चाहिए कि हमेशा जो आसन की हम प्रैक्टिस करें वो स्नान करने के बाद ही करें, बाथ लेने के बाद करें। लेकिन यदि इन केस हम विदाउट बाथ लिए करते हैं तो फिर कम से कम गर्मी के मौसम में आधे घंटे के बाद और ठंड के मौसम में 1 घंटे बाद स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। फिर जो आसन करने की जगह हो वो समतल हो, ऊबड़ खाबड़ ना हो। उसके ऊपर जो आसन बिछाएं वो आसन कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा कुशनिंग होना चाहिए। ज्यादातर जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब किया है वो कोई भी एक कंबल लें और उसको हम 4 फोल्ड कर लें और उसको बिछाएं। इतना उसका मोटाई होनी चाहिए। वस्त्र जो है वो मौसम के अनुसार होने चाहिए। यदि गर्मी है तो कॉटन के और ढीले होना चाहिए। सर्दी है तो आप कुछ इनर वेयर जो वार्म्स होते हैं वो पहन के कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार ढीले वस्त्र होना चाहिए। हमेशा जो योगासन है वो थोड़ा खुले हवादार कमरे में करना चाहिए जहां पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो और लगातार प्योर एयर जो है वहां पर आती रहे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर किसी तरह की कोई अगरबत्ती या स्प्रे ये सारी चीजें ना की गई हो और बहुत तेज हवा के झोंके ना हो। फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप आसन करते हैं तो अननेसेसरी कोई भी आसन को करने में जोर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी बिगनर शुरू करता है तो उसके मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो हमेशा पहले शुरुआत जो है वो एक्टिव योग से करना चाहिए कि बार बार उस आसन में जा रहे हैं और आ रहे हैं जिससे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। फिर थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए और उसके बाद फिर होल्डिंग पर आना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के समय, प्रेगनेंसी में और किसी भी डिजीज यदि है तो उस समय बिना किसी
कुशल निर्देशक के आसन नहीं करना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप आसन करते हैं तो आपका मानस उसके लिए प्रिपेयर हो। ऐसा ना हो कि मन तैयार ही नहीं है और आप आसन कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो आसन परफेक्शन के साथ नहीं होते हैं। फिर अगर आप सुबह के समय आसन कर रहे हैं, तो आपने रात में जो भी खाना खाया है, आपकी रात की जैसी भी नींद हुई है, ये दोनों चीजें ही आपके आसन के परफेक्शन पर इफेक्ट डालेंगे। तो एक आसन परफेक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि खाना आपने जल्दी खाया हो, सूर्यास्त के पूर्व खाया हो, लाइट हो और नींद आपकी बहुत अच्छी हो। आप लोग फील करते होंगे कि किसी दिन मान लीजिए कोई आसन बहुत अच्छी तरह से लग जाता है, लेकिन वही आसन कई बार नहीं लगता है। तो वो डिपेंड करता है इन चीजों पर। और साथ ही ये ध्यान रखें कि जब भी एक आसन हम पूर्ण करें और दूसरे आसन की शुरुआत करें, तो उन दोनों के बीच इतना डिफरेंस होना चाहिए कि ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए पूरी तरह से। ठीक है। अब ये ब्रीदिंग नॉर्मल होने का समय भी सभी का अलग अलग होता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्टर या आप स्वयं कर रहे हैं मान लीजिए ग्रुप में, तो इस कारण से दूसरा आसन शुरू ना कर दें कि बाकी लोगों ने कर दिया है या आपके इंस्ट्रक्टर ने बोला है। आप तब तक वेट करें जब तक कि आपकी ब्रीदिंग पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती है। और जब नॉर्मल हो जाए तभी फिर अगले आसन की शुरुआत करें। यदि किसी जगह पेन है, बॉडी में दर्द है, तकलीफ है, तो कोई अच्छे योग चिकित्सक के अंडर में ही करें। और अ, बहुत से आसन ऐसे होते हैं जो एक मौसम के हिसाब से किए जाते हैं, तो उनको भी आप पालन करें कि गर्मी में कौन से आसन करना चाहिए, ठंड में कौन से आसन करना चाहिए। यदि त्रिदोष है, तो त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ का बैलेंस नहीं है, तो उस समय फिर कौन से आसन करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आसन को करते हैं तो उसके पहले वार्म अप जरूर होना चाहिए, कंपलसरी। और आसन के बाद कूल डाउन जरूर होना चाहिए। तो हमेशा एक जो किसी भी एक आसन को करने की एक लंबी प्रोसेस होती है। पहले तो वार्म अप, फिर प्री प्रिपरेटरी पोजेस, फिर पर्टिकुलर वो आसन, फिर उसका काउंट पोस्चर, फिर उसके बाद उसके कूल डाउन के पोजेस। इतना सारा एक आसन के सीक्वेंस में रहता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसी सीक्वेंस में आसन को करें। ऐसा ना हो कि हमने बैठे आसन लगाया, खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कि आसन का जो अर्थ है उसका मतलब होता है बैठना या बैठने का आधार या बैठने की विशेष क्रिया। ये सारे अर्थ आसन के होते हैं। और जो यम नियम अगर हम अष्टांग योग में आते हैं तो ये तीसरे सोपान पर क्या है कि आसन आता है। और वहीं पर जो गोरक्षनाथ आदि ने जो 6 अंगों वाले आसन, अंगों वाला योग किया है जिसको शठ अंग बोलते हैं, उसमें आसन प्रथम स्थान पे है। हठ योग प्रदीपिका में भी आप देखेंगे तो वहां आसन से ही शुरुआत है। इसमें आसन में बहुत सारी चीजों के बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन आसन में एक चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना रहता है, आपके श्वसन का, ब्रीदिंग टेक्निक। यदि आप आसन की सपोर्टिंग ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे तो 100% वो आसन बहुत अच्छे से नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं और मान लीजिए सांस लेते हुए पश्चिमोत्तानासन करते हैं, जबकि वो कैसे होगा, श्वास छोड़ते हुए। तो डेफिनेटली वो पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छी तरह से आपका नहीं हो पाएगा। तो इन आसनों में आपकी मानसिक स्थिति, श्वास लेने की स्थिति, इन चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखना आवश्यक होता है आसन के फाइनल पोजीशन के परफेक्शन के लिए।
और हमेशा ऐसा माना जाता है कि किसी भी आसन से, जो किसी भी बुक को आप पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट लिखे रहते हैं कि ये इससे फायदे होते हैं। तो वो जो फायदे होते हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो तभी होते हैं जब उस आसन की फाइनल पोजीशन में कम से कम 30 सेकंड आप होल्ड करें। यदि आप आते और जाते हैं तो सिर्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और योग में ऐसा कहा गया है कि किसी एक आसन में यदि आप 3 घंटे तक रुक सकते हैं, तो वो आसन आपको सिद्ध माना जाता है। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर प्रत्न शैथिल्य का भी उदाहरण दिया है कि आसनों को करने में यहाँ प्रत्न शैथिल्य का यदि साधारण भाषा में हम मीनिंग ले तो एक डायनेमिक या एक्टिव योगासन ही है कि बार बार वहां पर जाने का प्रयत्न करें और वापस आए और अपने मसल्स को, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। अब महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, उसके अनुसार उन्होंने आसन की जो परिभाषा दी है वो दी है स्थिर सुखम आसनम। मतलब सुखपूर्वक इस से किसी भी जिस पोजीशन में हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं, स्थिर बने रह सकते हैं, वो आसन है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि आप मान लीजिए किसी भी आसन की फाइनल पोजीशन में जाते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन गड़बड़ हो रहे हैं, वो स्ट्रेचिंग आपको सहन नहीं हो रही है, तो वो आपका आसन नहीं है। फिर आपको क्या जरूरत है? डायनेमिक या एक्टिव आसन्स करने की। तो जब किसी भी आसन में आप, अभी जैसे हमने बोला था कि 3 घंटे में आसन सिद्ध माना जाता, लेकिन वो 3 घंटे कैसे होने चाहिए? सुखपूर्वक, स्थिरतापूर्वक और आरामदायक पोजीशन में साधक उस आसन की फाइनल स्थिति में बैठ सके, तो ये आसन उसे सिद्ध माना जाएगा। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम करके आसन की परिभाषा दी है। इसके बाद आते हैं हम प्राणायाम पर। तो प्राणायाम, जैसे आपको मालूम है, ये चौथा चरण है प्राणायाम। आसन में किसी को कुछ डिस्कस तो नहीं करना है? आसन का मैम बस पोर्शन, मुझे हाँ एक बोले। चीज पूछनी है। आपने जो 84 बोला था आसन, वो 84 आसन है या 84 लाख आसन है? एक्चुअली पहले ये माना जाता था कि 84 लाख जो योनि होती हैं, तो हर योनि का एक विशेष पोस्चर एक आसन के रूप में लिया गया था। फिर वो धीरे धीरे कम होते गए और अब तो घिरण्य संहिता में 32 ही आसन लिए गए हैं। और वो 32 में से भी हम, ऐसा होता है कि कुछ 15-20 ही है जो हम कर पाते हैं, बाकी हम पर कैपेबल नहीं है कि कर जैसे पाए। जैसे टोटल 84 भी नहीं है, 32 ही अब कहते हैं, उसी के वेरिएशंस हो गए। हाँ, इस टाइप से हम समझ वेरिएशंस सकते हैं। बहुत है ना, वेरिएशंस बहुत हैं, हर एक आसन के ढेर सारे आपको वेरिएशन मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है मैम। साक्षी जी। तो मैम, अगर हाँ, क्वेश्चन आता है तो हम 32 ही मेंशन करें? आप उसमें लिखिए कि अकॉर्डिंग टू घिरण्य संहिता, अच्छा, जो भी आप नंबर लिखते ना उसके आगे आप मेंशन कीजिए कि ये किसके बेस पर। ठीक ठीक है है मैम। ओके, थैंक यू। साक्षी जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, जैसे आपने बताया कि आसन के बीच में और सेकंड आसन के बीच में ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग का गैप होना चाहिए। तो मैम, जैसे ये अब ये पावर योगा करवाते हैं, इसमें तो ये ऐसे करवाते हैं जैसे फटाफट फटाफट, तो ये क्या इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, या हमारा ये जो नॉर्मल हम आसन करते हैं वो इफेक्टिव है, या वो ही करना चाहिए हमें? पावर योग से क्या मीनिंग लेते हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैम, जैसे उसमें ये होता है ना, पावर योगा जो करवाते हैं वो लगातार आसन करवाते रहते हैं, उसमें बॉडी इतनी एक्सर्ट, और मतलब वहां पे टाइम ही नहीं मिल पाता ब्रीदिंग का, मतलब वो गैप ही नहीं लगाते, एक आसन फिर दूसरा आसन, 1 सेकंड या 2 सेकंड का गैप, फिर दूसरा आसन, हम्म, मतलब कॉन्टिन्यूअस में वो पावर योगा यही कहते हैं कि पूरी एक्सर्ट कर दो बॉडी। मैडम वो तो देखिए कार्डियो बेस हो जाएगी ना, पावर देखिए योगा तो दो, कार्डियो बेस। हाँ, दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो होता है फिजिकल जो फटिगनेस या थकान, और एक होती है ब्रीदिंग। पावर योग में शरीर जरूर थकता है लेकिन ब्रीदिंग नहीं फास्ट होती। ठीक है,
क्योंकि पावर योगा की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है। पावर योग की जो कॉन्सेप्ट है वो ये होती है कि इस तरह के आसन का पैकेज बनाया जाता है कि वो एक से दूसरा आसन होता जाता है, ठीक है, थोड़े थोड़े से चेंज करके। तो ऐसे एक नंबर ऑफ आसन्स की चेन होती है, ठीक है। और हर आसन में 30 सेकेंड होल्ड करना जरूरी होता है, तब पावर योग होता है। तो जो पावर योग जैसे कि नाम से ही है, आप कोई भी आसन फास्ट कीजिए, बिना होल्ड किए कीजिए, आपके लिए इजी होगा। लेकिन उस आसन में 30 सेकेंड होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। शुरुआत की बात कर रही हूँ। तो कभी भी पावर योग डायरेक्ट नहीं कराया जाता है। जब उसकी मसल्स कैपेसिटी और स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, उसके बाद ही पावर योग पे जाते हैं, है ना। तो अगर आप डायरेक्ट पावर योग शुरू कर रहे हैं तो ये आपकी समझ की कमी है। सामने वाला तो आजकल एकदम कमर्शियल हो चुका है, तो उसे तो स्टूडेंट चाहिए, तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हमेशा हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रेजुअली स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। यदि वेट कम हो रहा है तो ग्रेजुअली कम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो ग्रेजुअली बढ़नी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक 1 महीने में 10 केजी वेट लूज कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि 1 महीने में 10 केजी वेट कम कर दिया। लेकिन आपकी बॉडी कितनी डैमेज हुई? जो जॉइंट्स आपके शायद 5 साल चल रहे थे वो 2 साल पे आ जाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका जो भी वेट है उसका 10% 1 साल में आपका रिड्यूस होना चाहिए, है ना। तो ये हमारी कमी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं आज, अपने आप को, एक तो वो बोलते हैं कि जो लेबोरेटरी का रेट होता है वो बना लेते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हम पे कर लो, हम तैयार हैं। और दूसरा, हम बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क किए, क्योंकि होमवर्क करने में मेहनत लगती है, वो मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं और भागने लगते हैं कि हाँ 5 फ्रेंड कर रही हैं, इतना वेट लॉस हो गया, चलो हम भी जाते हैं। बिना ये सोचे समझे कि वो 5 की बॉडी स्टेमिना क्या थी। हो सकता है वो बहुत पहले से कोई और टाइप की एक्सरसाइज कर रही हो, हमारी क्या है, हमारे बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें बिना सोचे समझे हम शुरू हो जाते हैं। तो मैं हर क्लास में ये चीज बोलती हूँ कि अपने आप को लेबोरेटरी का रैट मत बनाइए। पहले देखिए, समझिए, जरूरी नहीं आपकी फ्रेंड के लिए या आपके किसी परिचित के लिए जो चीज अच्छी हो वो आपके लिए भी अच्छी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पावर योग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन पावर योग का मतलब तभी होता है कि आप एक सीक्वेंस में धीरे धीरे करते जा रहे हैं और आपकी बॉडी और मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि आप 30 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हैं। और जब हम होल्ड करके कोई भी चीज करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट नहीं होती। ब्रीदिंग फास्ट होती है डायनेमिक या एक्टिव करने में, जैसे कार्डियो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें सोच विचार के ध्यान में रख के और उसके बाद फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। श्वेता। मतलब मैम पहले हम जैसे, मतलब अब जैसे हम ये आसन करते हैं अपने, तो पहले हम इनमें परफेक्शन करें। बिल्कुल, फिर इनमें परफेक्शन करें। फिर पावर योग भी सीखने का एक अपना तरीका होता है कि मान लीजिए 12 आसन की एक चेन है, तो पहले एक एक आसन में परफेक्शन लें, वो 12, फिर उसके बाद 2 एक साथ करें, फिर 3 एक साथ करें, तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर उसको डेवलप करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम हमेशा इन चीजों के लिए ग्रुप ढूंढते हैं, तो ग्रुप में वो आपके अकॉर्डिंग नहीं कराएंगे ना, वो तो जो क्लास चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो जाती है कि जैसे हम ग्रुप ढूंढे कि भाई 10 लोगों को फीवर आया, चलो एक साथ डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, है ना। तो ये अपना पर्सनल होता है कि हमारे क्या मसल्स
की कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है ना। ग्रुप में हो सकता है कि किसी के बैक मसल्स वीक हों, आपके साइड मसल्स वीक हों। अब वो ज्यादातर लोगों के बैक मसल्स वीक है, इसलिए आप बैक मसल्स की एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। फिर आप 1-2 महीने कहते हैं, फिर कहते हैं कि हमको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो कैसे होगा? आपको जो नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, है ना। तो अपने कॉन्शियस को, अपनी सजगता को बना के रखें। श्वेता जी। मैम एक क्वेश्चन और प्लीज। हम्म। श्वेता दीदी 1 मिनट। मैम जैसे किसी का यूट्रस रिमूव हुआ है बट उसकी सर्जरी को 1 साल हो गया है, तो वो नॉर्मली जो हम आसन करते हैं तो वो कर सकते हैं? कर सकते हैं सारे, यदि उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है पोस्ट अच्छा, सर्जरी के, तो कर सकते हैं। मतलब इतना जैसे 1 साल का गैप हो गया तो कोई इश्यूज नहीं है? नहीं नहीं, आराम से कर सकते। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू श्वेता दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं मतलब मैम जैसे ये अभी आपने बोला कि बोन्स के लिए, तो जिससे अगर हम कार्डियो ज्यादा करते तो क्या वो हमारे बोन्स को इफेक्ट करता है? देखिए, हमेशा एक बैलेंस पैकेज होना चाहिए, है ना। नेचर हमेशा बैलेंस में ही हेल्दी रहती है। सपोज आप डाइट में कार्ब्स को पूरा हटा दीजिए, प्रोटीन प्रोटीन ही लीजिए, तो ऐसे ही एक्सरसाइज में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आप एक दिन कार्डियो कर रहे हैं तो दूसरा स्ट्रेंथनिंग करें, तीसरे दिन पावर योग करें, ऐसे डिफरेंट टाइप का। या अपर बॉडी का कर रहे हैं तो फिर लोअर बॉडी का करें, ऐसे एक डिफरेंट करना चाहिए। उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत जल्दी यूज टू होती है। जब हम एक ही तरह का सेम पैटर्न करते रहते हैं तो सेम मसल्स यूज हो रही हैं, तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है और हमको ऐसा लगता है हमने कुछ किया ही नहीं। तो कार्डियो यदि आप वीक में 1 दिन करते हैं तो भी सफिशिएंट है। और कार्डियो जो होता है वो कार्डिक मसल्स होती हैं। कार्डिक मसल्स मतलब आपके हार्ट के आसपास जितनी भी मसल्स हैं जो हार्ट को पंप कराती हैं, बीट कराती हैं, वो सारी मसल्स कार्डियो मसल्स। तो उनको अगर हम 1 दिन ही देते हैं एक्सरसाइज का समय तो वो सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उनका बोन पर नहीं इफेक्ट होता है, उनका हार्ट पर ही इफेक्ट होता जैसे मैम डांस वगैरह है, जैसे कोई कंटिन्यू मतलब एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो तो 7 डेज ही एरोबिक ही करते हैं, फिर साथ में थोड़ी मसल ट्रेनिंग या जो भी करते हैं, तो वो फिर कैसा, मतलब वो ठीक है? है। एक्चुअली वो डिपेंड है आपकी स्टेमिना पर, है ना। जैसे लगभग 40-45, 1 मिनट में 40-45 के बाद ना आपको बहुत सिलेक्टिव हो जाना चाहिए। बिफोर 35 या 40 तब तक तो हमारी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और 30 तक ग्रोइंग में रहती है। 30 के बाद वो उसका जो ग्रोइंग टाइम है वो खत्म होकर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तब तक तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं। उसके बाद आपको चूज ही होना पड़ेगा कि आपके बॉडी में से लाइन कहाँ से है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप करें। अब यदि कोई अगर एरोबिक मान लीजिए स्टार्टिंग से कर रहा है, उसको करते करते 2 साल 3 साल हो गए, ठीक है, वो कंटिन्यू करता रहेगा 50 में भी तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी यूज टू हो चुकी है। लेकिन अगर 50 साल बाद सोचेगा कि मैं तो 7 दिन एरोबिक एरोबिक करते हैं, तो डेफिनेटली उसके जॉइंट डैमेज होंगे, है ना। या तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम ग्रुप में करते हैं तो वो संभव होता नहीं है। वो तभी संभव है जब पर्सनल आपका हो। तो आफ्टर 50 यदि आपने 50 के पहले कुछ नहीं किया है कंटिन्यूशन में, ऐसा नहीं कि हाँ साल में 2 महीने तो मैंने कर लिया था, तब आपके पास योग का ही ऑप्शन रह जाता है। और मैम जैसे जो योग करते हैं तो बोलते हैं जैसे वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मतलब बोन्स के लिए, तो क्या वो योग से कंप्लीट हो जाती है कि वेट ट्रेनिंग जरूरी है ऐसा? अच्छा, जो योग थेरेपिस्ट होता है वो अपने योग में वेट भी यूज करता है, थारा बेल्ट भी यूज करता है, स्विस बॉल भी यूज करता है, सारी चीजें यूज करता है। मतलब ये एंकल नीडेड वेट है भी, बॉडी के लिए? मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए ये जरूरी हो जाते हैं, है ना। एंकल वेट भी यूज करते हैं हम,
फिर बहुत सारे रोप यूज करते हैं, बेल्ट यूज करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चीजें मैम आप हमारी क्लास लेने लग जाइए ना योगा की एक मतलब पर्सनल मतलब मैम मैं मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ। एटलीस्ट हमें एक अच्छा टीचर मिल जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, क्योंकि यहाँ सभी 40+ ही है मोस्टली। तो अगर मैम आप योगा की ले लीजिए मैडम। अगर ऐसा कुछ कर मैम सकते हैं ऐसे मैम यही तो वाली योगा ले लीजिए, स्ट्रेंथन वाली। क्योंकि मैम हाँ। मेरी काफी फ्रेंड्स हैं जो मुझे हम्म ये कहती हैं भाई हमें भी कुछ सिखा दे, हमें भी कुछ करवा दे, ताकि हमारी बॉडी हम भी फिट रहें। तो मैम इतनी नॉलेज आपके जितनी तो हमें बिल्कुल भी, हम तो जीरो हैं। हम तो जो सिर्फ हमें ये आसन आते हैं, हमें तो बस उसी की नॉलेज है। मैम नहीं अगर आप मैम मतलब हमारी मैंने जो इसकी ये क्लास चीज तो ज्वाइन मैम की हुई सारे है ही हम बोलेंगे कि हम एमए कर रहे हैं योगा में, अगर हमसे कोई पूछे कि ये प्रॉब्लम है इसके लिए बताओ, तो हम लोग शायद जीरो हैं। हमें योग ये तो पता है, ये आसन ये काम करता है, ये आसन ये काम करता है, लेकिन जो आप पैकेज की तरह से आप बनाते हो वो चीजें हमें नहीं आती। तो वो मुझे भी कल परसों याद आ रही थी ये चीज, तो मुझे खुद को गिल्टी फील हो रहा था कि कोई मुझसे बोलेगा योगा में एमए कर रही हो और तुम्हें ये भी नहीं पता। तो नहीं वो मैम चीजें हम जैसे ना आपसे सीख सकते हैं। देखिए ये जैसे चीजें मैम धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। जब हम वो बोलते हैं ना कि 2 और 2 जोड़ते जाते हैं बार बार, तो वो 4 हो ही जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस से भी आती हैं, सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती हैं, है नहीं ना? मैम जैसे जो मैं क्लास मैम अभी लेकिन कर ये रही हूँ जैसे ना। अभी भी मेरे को प्रॉब्लम जो हुई, सॉरी श्वेता दीदी मैं बात आपकी काट गई, मुझे लगा कि आप चुप हो। तो मैंने जैसे आप कल आपसे पूछा कि मेरे को मसल आपने बताया स्ट्रेटनिंग की प्रॉब्लम है, ये मुझे आनंद ध्यान योग में आने के बाद हुआ। तो अगर ये चीज उसमें इन्वॉल्व की जाती तो ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। तो ये चीज हम आगे के लिए लोगों को बता पाए, वो चीजें हमें आपसे सीखनी पड़ेंगी। हाँ एक्चुअली देखिए मैं बार बार वही बोलती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए एक डिफरेंट होता है योग। जब अब 40-45 तो मान के ही चलिए, उसके पहले हम मान सकते हैं ग्रुप में, या फिर वो ग्रुप इतना पेशेंस वाला हो कि वो एक को अगर कोई गाइड कर रहा है तो बाकी अपनी चीजें कर सकें। 2 तरह से ऑपरेट हो सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए एक तो इंडिविजुअल करें तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे हमने 10 लोगों का एक ग्रुप बना लिया, है ना? तो कुछ एक्सरसाइज तो रहेंगी, कॉमन रहेंगी, कुछ रहेंगी कि थोड़ी-सी डिफरेंस जिसमें होगा। तो यदि एक को टीचर गाइड कर रहा है, तो बाकी अपनी उस समय कोई और एक्सरसाइज कर ले। तो इस तरह से ग्रुप में काम किया जा सकता है। अदरवाइज़ तो फिर वही रहता है कि भेड़-चाल वाली कि एक डंडे से सबको हाँक दो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। मैम कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे सब। मैम आप हमें यही चीज सिखा दीजिए। नॉर्मल आसन तो मैम मैम हमें आते हैं, बट मैम पूरा सारे प्रैक्टिस तैयार है, और हम पूरा लोग सब सब कुछ तैयार कैसे है, करना है। सबके हैंड रेज हो गए हैं। मैम आप जो बोलेंगे ना मतलब जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम लोग परचेस कर लेंगे। क्योंकि एक मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बहुत हम कुछ ज़रूरी भी, है। और क्योंकि मुझे जब से स्ट्रेंथ जो सबसे अच्छी आती है ना, वो हमारे जो सिंपल वेट होते हैं, डंबल जिनको हम कहते हैं, थारा बेल्ट जो होते हैं, और उसके बाद जो एंकल वेट होते हैं। खासकर आप देखिए लेग स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। मतलब यस आप अगर मैम। लेट के भी ऐसे लेग्स को ऊपर उठा रहे हैं तो वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे, है ना? तो कुछ कॉटन बेल्ट्स भी होते हैं और थारा बेल्ट्स होते हैं। तो ये मोस्टली 3-4 चीजें, ब्लॉक होता है, तो ये कुछ ऐसे छोटे-छोटी चीजें ही होती हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट किसी को इन्वेस्ट करना रहता है, क्योंकि हार्डली आप अगर देखेंगे तो लगभग 1000-1500 में ये सारी चीजें आ जाएँगी। और तो मैम आप आप मैम जब अगर भी आपके बोले तो पास वही मैम, आपके पास टाइम हो तो आप जब भी मैम बोले अगर हम लोग आपके स्टार्ट पास कर सकते हैं। यस एक्चुअली मैम, मैम थोड़ी-सी जो टाइम की श्वेता दी कह होगी, रही है लेकिन सही आप कह रही है। लोग मैम आप आप चाहे लोग हमें बनाइए थोड़ा सा ग्रुप। टाइम दे दीजिए, बट हमें ये चीज चाहे 1 महीने 2 महीने हमें सिखा दीजिए, ताकि हम अपना और दूसरों का भी भला कर सके। तो मतलब नहीं मेरे पहले 20 तो साल मैम पता का है अपनी बहुत पीछे पड़ी हुई हैं। 20 साल का मैम सब एक्सपीरियंस लोग आप लोग इससे 1 महीने में ले लेंगे। तो मैम पॉसिबल ही नहीं है वो तो। आप मैम वो इस कराते चीज रहिए, नहीं हमें कह रही है, वो कराते इसलिए रहिए। बोल रही है कि अगर आपको टाइम नहीं है तो आप चाहे महीने 2 महीने नहीं ही हमें क्लासेस दे दीजिए। थोड़ा-सा रुक जाइए। अभी फ़ेब से फिर मेरा एक मॉर्निंग सेशन जो है वो बंद होगा, है ना? तो उस समय फिर हम प्लान कर सकते मैम हैं। फैब तो आ गया, 2 दिन रह गए हैं बस, मैम आज पर और मॉर्निंग में मैम या तो आप जल्दी रखना। मैम हाँ सब आपकी 7 to लिस्ट 8। भेज अरे दीजिए, बता मैम देंगे क्या मैम, क्या 7 to लेना 8। है बता हम देंगे फिक्स कर मैम। लेंगे। हाँ मैम बिल्कुल। 7 to 8 रख सब लीजिए, लोग वो इतने टाइम।
मॉर्निंग में सब लोग 7 से तो एकदम टाइट शेड्यूल है पूरा। मैम मैम उससे पहले रख लीजिए, उसके आप उससे पहले पहले रख भी लीजिए। चल जाएगा मैम। 6 o'clock पहले। रखना पड़ेगा कम से हाँ कम। जी मैम वो मतलब ठीक है। एक्चुअली मैम अब समझ में आ रहा है कि मतलब अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ ही है, और मुझे लगता है जैसे लेडीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम एक एज के बाद आती है, या मोनोपॉज मेनोपॉज वगैरह जो भी प्रॉब्लम आती है तो ये शुरू होती हैं चीजें, तो उसके पहले ही हम लोग अगर प्रिपेयर रहें तो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो मेनोपॉज का ही हमने देखा, आजकल मेनोपॉज भी इतना टफ जाता है, वो जो एक टाइम होता है बिल्कुल मैम। कि उसमें ही व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो और मैम ऐसा ये बोलते भी हैं उसमें जो लॉस होता है बॉडी का, जो बोन्स, मतलब मोस्टली तो बोन्स पे इफेक्ट आता है लेडीजों के, तो वो फिर एक्चुअली मतलब जो हार्मोन्स उसमें बनने बंद होते हैं ना, क्योंकि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग को फॉर्म करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में। और जब मेनोपॉज आता है तो ये प्रोसीजर बंद हो जाती है, तो वो हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। तो जब वो हार्मोन्स बंद होते हैं तो उनका एक काम ये भी होता है कि वो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी में, तो वो भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अक्सर जो बोलते हैं ना कि मेनोपॉज के बाद जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, उसका एक रीजन ये भी है। तो यदि एक्चुअली मैम पहले मेरी एक से फ्रेंड है, वो इस चीज को मतलब बहुत वो कर रही, मतलब उसको देख के मुझे ये चीज समझ में आई कि एट द मतलब जब हम उस एज पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम आनी ही है, सभी को आनी है एक लेडीज में, एक तरह से देखा जाए तो। यही बोल रहे हैं आप। तो इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि हम, और फिर आज ही ये टॉपिक भी निकल गया। तो और वैसे भी मैडम आसन, एक्सरसाइज करते हैं तो मेनोपॉज का टाइम आराम से निकल जाता है, मतलब वो आराम से हो हाँ, जाएगा ये मेनोपॉज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए थोड़े से प्रीति जी का और क्वेश्चन ले लें। कुछ बोल रही हैं प्रीति जी? मैम मैं पढ़ाई तो भूल गई और हम सब आपके पीछे हाँ, पड़ हाँ। गए। नहीं मैम, मेरे को ये मैं ये बोल रही थी, सब लोग इतना मतलब श्वेता दी सब लोग इतने कन्विक्शन के साथ हो गए कि बस मैम ने हाँ की नहीं की मगर हम इतना कन्विक्शन के साथ नहीं, हो ही गई है। हाँ, आप बस हो गई भेज दो है। लिस्ट कई चीजें होती है ना कि हम करवा लेते हैं, होनी नहीं होती है बट करवा लेते हैं। हाँ, करवा जैसे लेते रितु हैं, जी ने वो मुझे याद आ हमारे रहा मेडिटेशन था। क्लास शुरू करा ली जबकि आपके मैम ये पहले वाली के भी बैच शुरू भी। होनी है। बिल्कुल, मेरा ये टाइम शेड्यूल फ्री होगा ना मॉर्निंग वाला तो मैं आप लोग को बता दूंगी, है ना, कुछ फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक मैम में आप फ्री हो ऑफलाइन जाएंगे। क्लासेस नहीं लेती जबलपुर में? ऑफलाइन मैं नहीं लेती एक्चुअली, ऑनलाइन से मुझे टाइम नहीं मिलता है, इतनी सारी ओके हो जाती है ना, जबकि मेरा पूरा स्टूडियो बना हुआ है, पूरा वुडन फ्लोर के साथ है। ओके। और दूसरा क्या होता है कि लिमिटेशन हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही लोग आएंगे, हाँ वो है। वो भी एक हो जाता है, तो इसीलिए ऑफलाइन में नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, यदि कोई कि आप लाइव कर लेने वाले हो मैम के पास जाके, हाँ हाँ, ये है। तो वहीं एक पर एक कहीं पर बिल्कुल बिल्कुल मैम स्वागत कमरा स्वागत है, दिलवा देंगी, फिर हमें ना क्योंकि एक श्वेता दीदी आप मेरा जो जबलपुर से ही हो? स्टूडियो बना है ना, मेरा जो स्टूडियो बना है उसमें बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स भी हैं, मतलब लगभग सारे इक्विपमेंट्स हैं उसमें, तो उससे मैम एक दिन बहुत टूर अच्छे। कराइए अपने स्टूडियो का, मैम मैं ऑनलाइन एक दिन टूर। आती हूँ, आप जिस दिन फ्री हो मैम मुझे बताइएगा, मैं आपसे मिलने आती हूँ एक दिन। बिल्कुल, कभी भी फोन करके कभी भी आ जाओ, 12 बजे के बाद लगभग फ्री हो जाती हूँ मैं, 12:30 ओके 1 मैम। तक, कभी भी फोन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब भी मैम आएंगे श्वेता मैडम दी एग्जाम देने होंगे जबलपुर में तब। नहीं है, उनको आने के लिए प्रायर अपॉइंटमेंट मतलब एक दिन चाहिए, वो शी विल कम फ्रॉम पुणे। नहीं नहीं, नहीं, मैं तो जबलपुर से ही हूँ। अच्छा, आप अभी जबलपुर से जबलपुर। हैं? मैम हाँ, हम मैम लोग एक मेरा भी प्रीति क्वेश्चन दीदी है। हम हाँ, लोग एक 1 बार मिनट ले कुछ रही हूँ मैं प्रोग्राम सर। बनाते हैं कि मैम के घर चलते हैं, मैम से मिलने। बिल्कुल, स्वागत है, आइए सभी का। हम लोग सब अलग अलग जगह से हैं मैम। बिल्कुल, मैडम कोई कहेगी दिक्कत नहीं। ऑनलाइन तो परेशान करती हैं, अब ये घर तक भी आ जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं मैडम रिलेशन पर बहुत एकलव्य से बिलीव करती हूँ। मैडम एकलव्य और से दूर है आपका, एकलव्य के पास है? नहीं, एकलव्य यहाँ से 100 किलोमीटर है। अच्छा, नहीं तो एग्जाम टाइम में आ जाते आपके पास। हाँ, यहाँ से 100 किलोमीटर है। और हाँ, मैं आप कोई लोग नहीं को एक मैम, बात हम बताना भूल आप गई हूँ। हमारे लिए ना बस एक व्यवस्था करा लीजिएगा गेस्ट हाउस आसपास में, और यहाँ हम पिसनहरी रुकेंगे की थोड़े मड़िया दिन। है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन, जो कौन सा मैम? पिसनहरी मड़िया है यहाँ पर, बढ़िया जी। हाँ, रुकने का बेस्ट ऑप्शन है। मुझे मैम समझ मड़िया में जी से नहीं आया। कितनी दूर है आपका?
हार्डली 5 किलोमीटर। अरे वाह! भेड़ा घाट भी तो उधर बढ़िया। ही है ना मैडम? हाँ, जबलपुर इसीलिए में ही बोली है ना थी वो भेड़ा एक घाट बहुत भी? बेस्ट मैम आप कुछ ऑप्शन है बोल बढ़िया रहे से। थे, मैम आप कुछ बताना बोल रहे थे कि मैं भूल गई बताना। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मुझे एकलव्य जाना है, तो फिर मैं मॉर्निंग में ही निकल जाऊंगी 8:30-9 बजे। तो कल क्लास हो नहीं पाएगी आपकी, है ना? तो मंडे फिर मैम हम कंटिन्यू करेंगे। मैम एग्जाम थैंक यू डेट मैडम, का आपने कुछ आज ही वो बता है दिया। क्या? अब मैं नहीं, पंचकल्याणक हो रहे हमारे यहाँ, उसमें एक्चुअली चले जाऊंगी। कल क्या है कि जो पीएचडी जो स्टूडेंट कर रहे हैं ना, उनका पीपीटी और वाइवा है, तो इसलिए थोड़ा सा जाना जरूरी है। मैम हम लोगों की एग्जाम कब तक होगी, कुछ डेट का है अभी? मैम आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, मैं किसी से बात कर रही थी इसलिए म्यूट किया था। जी आप बोले, स्वाति मैम जी आप बोले। एग्जाम की डेट का बोल रहे थे कि एग्जाम अप्रैल डेट में ही आएगी वो, अप्रैल अप्रैल में। में। हाँ, पूछे मैम स्वाति जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी ना, जैसे अब हमने पावर योगा अभी डिस्कस किया, आजकल ऐसे भी चलता है कि अष्टांग योगा बोलते हैं या हठ योगा करा रहे हैं हम, मतलब एक अलग अलग नाम देते हैं। एक वो बीके अयंगर योगा हो गया। तो ये डिफरेंस क्यों है, पहली चीज तो। और मैंने एक चीज और नोटिस किया, मतलब बिफोर टीटीसी मैंने एक और जगह से 6 मंथ्स का कोर्स किया था, तो वहां पे उन्होंने 2 टाइप का सूर्य नमस्कार कराया, तब उसमें काफी डिफरेंसेस थे दोनों में। तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि इनमें इतना वेरिएशंस है, या ये स्टार्टिंग में एक था, धीरे धीरे चल के लोगों ने अपना अपना कुछ अलग कर लिया, या कैसे? एक्चुअली ये जो वेरिएशन होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने तो 2 टाइप के ही सूर्य नमस्कार कराए, हम 15 दिन में 15 टाइप के सूर्य नमस्कार कराते हैं, जो बेस उसी पे रहता है, लेकिन डिफरेंट होता है। फिर जैसे जिनको नी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पूरा डिजाइन किया है कि वो बैठ के सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, फिर चेयर सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं। हम्म। और दूसरा क्या होता है कि जैसे हम सूर्य नमस्कार का ही एग्जाम्पल लें, जब आप पहले वीक करेंगे तो आपको हो सकता है 4 राउंड भी मुश्किल लगे, दूसरे वीक में 6 राउंड इजीली हो जाएंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप 12 भी कर लेंगे तो आपको लगेगा क्या फटाफट कर लिया, कोई असर ही नहीं होगा। तो उस समय बहुत जरूरी है कि थोड़े से चेंजेस हों, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे एक जो हमने सिटिंग सूर्य नमस्कार बनाया, तो अब जिनको नी प्रॉब्लम है वो खड़े होके नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना वो भी चाहते हैं, तो उनके लिए डिजाइन किया है सिटिंग सूर्य नमस्कार, कि वो बैठ के और लेट के सूर्य नमस्कार के सारे पोस्चर्स कर सके। तो ये जो वेरिएशंस बनते हैं ये डिपेंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। और मैम जैसे ये अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं कि हम अष्टांग योगा कराएंगे, हम हठ योगा कराते हैं, या हम ऐसे, तो इनमें भी मतलब यही डिफरेंसेस हैं, या ये जस्ट एक ये मार्केटिंग कह सकते हैं हम? नहीं, ये तो स्कूल्स ऑफ योग हैं, ब्रांचेस हैं योग के, टाइप्स हैं योग के ना। तो जो हठ योग वाले हैं वो आसन, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, इस पर ही, बंद मुद्रा, इस पर फोकस करेंगे मेनली। जो अष्टांग योग है वो यम नियम, फिर उसके बाद ध्यान, इन सब पर भी फोकस करेंगे। तो जिस टाइप का वो रहता है, जैसे अभी हम अष्टांग योग में पढ़ा ना, तो उसमें देखिए ध्यान का बहुत ज्यादा नहीं है ना, हाँ जी। नादानुसंधान का है, तो वो उसको फॉलो करेंगे, नाद योग को फॉलो करेंगे। तो इस तरह के ये डिफरेंस हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ योग हैं, जैसे कुंडलिनी योग, लय योग, मंत्र योग, फिर उसके बाद में ये अष्टांग योग, हठ योग, तो बहुत सारे तरह के योग हैं। पर मैम जैसे जो आसन होते हैं उनमें थोड़ा बहुत बस डिफरेंस हो सकता है ना, मतलब बस नाम इतना? में कई बार डिफरेंस होता है, कई बार कोई आसन को, जैसे घेरण्य संहिता मान लो 32 ले रही है, तो हठ योग प्रदीपिका मान लीजिए कि इमेजिनरी है कि 14 ही ले रही है, तो कुछ आसन वो अच्छा। ले रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। तो वो ग्रंथ के हिसाब से डिपेंड करता है। तो जब वो हठ योग कराएंगे तो वो या तो घेरण्य संहिता को फॉलो करेंगे या हठ योग प्रदीपिका को फॉलो करेंगे। अष्टांग योग कराएंगे तो महर्षि पतंजलि को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से वो जिनको फॉलो करते हैं उस तरह के वो योग का नाम दे देते हैं ना, जैसे अब ठीक है मैम। आप ब्रह्म कुमारी वाले हैं,
BKS जो है ब्रह्म कुमारी, अयंगर। वो राजयोग को फॉलो करते हैं। तो राजयोग मतलब यही अष्टांग योग जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। और फिर ठीक जैसे है मैम। अगर हम इस पे जाते हैं श्री श्री जी पर, तो ये शंकर सुदर्शन क्रिया को फॉलो करते हैं। तो सुदर्शन क्रिया मतलब एक तरह की क्रिया मतलब प्राणायाम में बेस्ड होती है, ये ब्रीदिंग टेक्निक बेस्ड। फिर जैसे वो प्रयागराज में कौन से गुरु हैं, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो क्रियात्मक योग को फॉलो करते हैं। तो ये सब टाइप हैं, तो जो जिसको फॉलो करता है उस योग का नाम दे देता है नाम दे दें। ना? निधि जी। ईशा फाउंडेशन थैंक डे यू है मैम। मैम। आज हाँ, हमारी ईशा स्वाति दीदी का बर्थडे भी है मैम। आज, अरे वाह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू बहुत मैम। सारी थैंक यू। शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। हैप्पी निधि जी बर्थडे आप। स्वाति दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। थैंक यू हैप्पी सभी को। बर्थडे टू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। यू दीदी। थैंक यू। चलिए निधि जी आप हैप्पी कुछ बर्थडे पूछ रहे हैं? दीदी। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमने इतने टाइप्स के योग पढ़े ना, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि अरम ध्यान योग में ये सारे योग का समाहित है? जैसे उसमें भक्ति योग आ गया, मंत्र योग आ गया, लय योग आ गया, अष्टांग योग आ गया, कॉम्बिनेशन। देखिए मैं एक चीज बताऊं, अपन जितने भी योग पढ़ते हैं ना, सब में सारी चीजें हैं। फर्क ये है कि उसकी किसी एक चीज को वो बहुत टारगेट करते हैं, फोर्सफुली फॉलो करते हैं, बाकी चीजें थोड़ी डाउन रहती हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन हर योग में, क्योंकि सब योग के आप देख रहे हैं कि या तो 4 अंग है, 6 अंग है, 7 अंग है, 8 अंग है, तो सारी चीजों का समावेश रहता है किसी ना किसी तरह। जैसे हठ योग में ध्यान नहीं है तो नादानुसंधान है, नाद योग भी एक तरह का टाइप ऑफ मेडिटेशन है। तो समावेश जो बेस होता है एक कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठों जो बेस हैं, ये जो पिलर हैं, ये तो हर योग में रहते हैं। अब वो चाहे उसको नाम अलग दे दें, या कई बार होता है कि वो किसी एक चीज पे, जैसे हठ योग यदि जाते हैं तो वो आसन पर बहुत आसन को टारगेट करते हैं और अपना पूरा जो फोर्स है वो आसन में लगाते हैं। वहीं राजयोग में जाते हैं अगर, तो वहां पर वो ध्यान को ज्यादा ध्यान देते हैं महत्व, है ना। तो ये डिफरेंस हो सकता है। बाकी आसन या योग पूर्ण ही तब होता है जब वो मन शरीर आत्मा तीनों पक्ष को इफेक्ट करे। क्योंकि सारी दुनिया में जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ योग ऐसा है जो फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट को टच करता है और तीनों को बैलेंस और हेल्दी करता है। रेस्ट आप कुछ भी करिए, वो हमेशा फिजिकल लेवल पर रहता है। जैसे ऐसा मान लीजिए लोग बोलते हैं कि एरोबिक बहुत अच्छा रहता है या जिम बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पे हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एरोबिक से म्यूजिक हटा के करके देखिए। वो म्यूजिक क्या काम करता है, आपको एक एक ट्रांस में लेके जाता है म्यूजिक। जिम में क्यों म्यूजिक हमेशा रहता है, बिना म्यूजिक के करके देखिए आप। लेकिन योग में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एक्सटर्नल साधन से जोड़ के आपको फिजिकल लेवल पे काम कराती हैं। योग इंटरनल जोड़ के आपको फिजिकल लेवल पे काम कराता है। इसीलिए निधि जी आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है लैक्टिक एसिड लेवल का। तो हर तरह की एक्सरसाइज जो है वो आधे आधे घंटे कराई गई और ये पाया गया कि सिर्फ योग के अलावा जितनी भी एक्सरसाइज थी, चाहे वो स्पोर्ट्स था, चाहे वो जिम था, एरोबिक था, कुछ भी था, सब में आधे घंटे के बाद लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ गया। सिर्फ योग ऐसा था जो आधे घंटे करने के बाद लैक्टिक एसिड का जो लेवल था वो कम हो गया, एकमात्र। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली आपको जोड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हर योग में रहती हैं, बस फर्क ये होता है कि कोई योग किसी चीज पर ज्यादा जोर दे के बात करता है तो दूसरा योग उसके किसी और अंग को थोड़ा सा जोड़ देता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो अरहम में भी यही सारी चीजें हैं, हम्म। है ना। हाँ।
मैम एक क्वेश्चन और है कि अ, धारणा और ध्यान में जो हम अभी हिरण संहिता के अनुसार अगर देखें तो धारणा और ध्यान में डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखिए, इसको अभी हम तीनों ही अंग लेते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है? क्योंकि समाधि और ध्यान में भी बहुत माइनर सा एक लाइन है। तो अंतर बस कितना है कि आप कार चलाना फर्स्ट डे सीख रहे हैं। अब अगर कोई सामने आएगा तो पहले ब्रेन में एक विचार आएगा कि ब्रेक लगाना है, फिर वो मैसेज पैर तक जाएगा, फिर पैर ब्रेक लगाएगा। कहने का मतलब कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट नहीं हुए हैं, ठीक है? ये धारणा है। अब जब आप उसको लगातार 6 महीने चलाते जाते हैं, तो आपके पैर का एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई सामने आए तो ब्रेन में वो थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, लेग ऑटोमेटिक ब्रेक पे जाएगा। ये ध्यान है। और फिर उसके बाद जब आप साल 2 साल चला लेते हैं, तो फिर मालूम पड़ता है कि आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं या किसी और से भी बात कर रहे हैं। तो आपको किसी कमांड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पैर अपने आप ब्रेक को पुश कर देगा। ठीक है? तो जब धारणा में हम आते हैं, तो धारणा में क्या होता है कि हमको एक कोई बाह्य एक आउटर ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, जिस पे हम अपने आप को एकाग्र कर सकें। जैसे मान लो हमने बाह्य त्राटक किया, ठीक है? तो वो क्या हो गया? धारणा हो गई। फिर जब धारणा करते-करते व्यक्ति ध्यान की स्थिति में आता है, तो वो जो आउटर सोर्स होता है, उसकी उसको ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल जैसे हम अंतः त्राटक करते हैं। कि अब हमको एक बाहर फ्लेम की ज़रूरत नहीं है, हम अंदर ही उसको देख ले रहे हैं और उस पर अपने आप को पूरा एकाग्र कर ले रहे हैं, फ़ोकस कर ले रहे हैं। और जब वो अंदर वाली अंतःत्राटक की जो फ्लेम है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम अपने आप को फ़ोकस्ड रख रहे हैं, वो समाधि। क्लियर? थैंक यू मैम। चलिए तो आगे बढ़ें? प्राणायाम हो नहीं पाएगा लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। मैम एक चीज़ मैं और पूछ सकती हूँ? बोले ना। मैम जैसे धारणा में है ना, मतलब मैंने ये भी देखा है जहाँ पे मैंने जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो मैंने 6 मंथ्स में किया था, तो उन्होंने जैसे धारणा से ये बताया था कि उसमें एक हम बस चैंटिंग ही करते हैं। चैंटिंग में चाहे हम सिर्फ़ म्यूज़िक सुनते-सुनते फिर हम उसको ध्यान में लेके जाते हैं, फिर हम समाधि लगा लेते हैं। एज़ इन जो ये प्रोसेस एक उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो धारणा है, या तो जैसे हम कोई भजन सुनते हैं या हम कोई राग सुन सकते हैं, तो हम उससे कनेक्ट करके फिर हम उससे मतलब ध्यान में आते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं और फिर हम एकदम उस स्टेज में चले जाते हैं। तो क्या ये भी तो वही मतलब हुआ ना कि बाहर हम कोई ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ता है। आपने यहाँ म्यूज़िक लिया है ना? मतलब आपको बाहरी किसी न किसी चीज़ का एक सपोर्ट चाहिए रहता है, धारणा में। और जब ध्यान में आते हैं तो वो जो बाहर का सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाता है। सिर्फ़ अंदर का सपोर्ट रहता है। अंदर और जब वो अंदर का भी खत्म हो जाता है तो समाधि, है ना? तो वो बाह्य सपोर्ट कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लेम ही हो या ये ज़रूरी नहीं कि वो म्यूज़िक भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक ठीक है मैम, थैंक यू। मैम इसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि जैसे हम खुली आंखों से सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उसको फील कर रहे हैं, इनविजिबल ऑब्जेक्ट को अगर फील कर रहे हैं लेकिन हमारी आंखें खुली है, तो फिर वो कौन सी स्टेज होती है? लाइक वो उसको हम आपका कैसे डिस्क्राइब? वो धारणा स्टेज ही होगी, धारणा क्योंकि है। जब तक आप बाहर से जुड़ रहे हैं, तब तक वो धारणा है। जब बाहर से डिटैच होकर और अंदर से अटैच हो रहे हैं, तब ध्यान है ना? तो मीन्स मतलब यहाँ बेसिकली डिफरेंस अटैचमेंट का है, एक्सटर्नल और अटैच, इंटरनल। जैसे आपने वो कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने नहीं है, लेकिन आप सपोज़ एक प्लेन व्हाइट दीवार है, उस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो आप सपोर्ट तो बाहर किसी न किसी चीज़ का ले रहे हैं ना? है ना? और जब इंटरनली आप लेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, वो ऐसा उसको आप कह सकते हैं कि वो एक स्क्रीन है। जैसे आपके घर में एक टेलीविज़न रखा हुआ है, ठीक है? अब वो टेलीविज़न में आप जब तक बंद है तब तक वो ब्लैंक है, ब्लैक है, ब्लैंक है, ठीक है?
लेकिन जैसे ही अगर आप उसको ऑन करते आपको बन जाता है और उसको ट्यून करते बन जाता है ना? अब आपने ऑन किया और मालूम पड़ा कि कोई ऐसा सीरियल चल रहा है जिसमें बहुत क्राइम है और आपको क्राइम पसंद नहीं है। तो अगर आपको उसको ट्यून करते नहीं बनता तो आपको मजबूरी में वही देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको मालूम है कि इस फ्रीक्वेंसी को मैं ट्यून कर लूँ तो मेरे पसंद का, मान लीजिए आपको म्यूज़िक पसंद है, तो म्यूज़िक शुरू हो जाएगा। तो आप उसको उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे टेलीविज़न को, तो उसी स्क्रीन में जिसमें अभी तक इतना क्राइम आ रहा था, उसी में बहुत अच्छा-सा म्यूज़िक भी आ जाएगा। तो आपका जो आज्ञा चक्र है, बिल्कुल आप ऐसे मान के चलिए कि आपके शरीर की एक टीवी स्क्रीन है। जैसे आपके घर में एक टेलीविज़न रखा रहता है। आप जब तक यूज़ नहीं कर रहे हैं वो ब्लैंक है, आँखें बंद करेंगे आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेगा और ऐसा बेचैनी वाला एक फीलिंग आएगा। लेकिन जब उसको ऑन करना और उसको ट्यून करना सीख जाते हैं, तो हर चीज़ आप वहीं देख सकते हैं। आप देखिए जो भी दूरदृष्टि लोग होते हैं, वो आँख बंद करके आज्ञा चक्र पर ही उसे देखते हैं। कभी आपने कहीं देखा कि आँखें खोल के वो दूर देख के और बताते हों? तो जो दूरदर्शन होता है, दूर श्रवण होता है, ये सारी जो होती हैं, टेलीपैथी होती हैं, ये सारी आज्ञा चक्र की ही सिद्धियाँ हैं। कि जो आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने पर ये सारी चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती है ना? तो आज्ञा चक्र को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएँगे और जब हम चक्र जागरण की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग मूलाधार से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मुंगेर को देखेंगे, तो वो हमेशा आज्ञा चक्र को पहले जागृत करने बोलते हैं। कि अगर आपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया, इसका मतलब वहाँ पर जो पीनियल ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो बाकी पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, उसे एक्टिवेट कर लिया। तो बाकी के जो चक्र हैं वो बहुत जल्दी जागृत होंगे। तो आज्ञा चक्र का अपना एक बहुत विशेष महत्व होता है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? तो आज क्वेश्चन ही ले लेते हैं। मैम जैसे आपने अभी बोला कि हठ योग प्रदीपिका में यम और नियम को नहीं मानते, तो मतलब वो ऑफिशियली नहीं लेते या मानते ही नहीं उस चीज को? नहीं, वो आसन से ही शुरू करते हैं। उसके क्योंकि जो जैसे योग के आसन में अंग जाने हैं, से पहले हमारे को कुछ नियम चीजें हमें समझनी चाहिए, तो वो डायरेक्ट हम उसके अगर लिए उसके लिए वो शुद्धि क्रियाओं को प्रेफर करते हैं ना, उनकी जो शुद्धि क्रियाएं हैं, तो उससे वो तब मानते हैं उसकी कि जगह कुछ और लेते हैं वो। हाँ, शुद्धि क्रियाएं जो षट कर्म होते हैं ना, और उसमें वो मानते हैं कि वो पूरे शरीर और मन को स्थिर और क्लीन कर देती है, तो वो षट कर्म को लेते हैं। हम्म, चलिए, सभी के क्वेश्चन कंप्लीट। मैम अगर जैसे पेरीमेनोपॉज में फ्लो अगर ज्यादा होता है तो फिर उसके लिए कुछ कंट्रोल के क्या आसन कुछ या कुछ ऐसा है? किस में फ्लो होता है? आपकी वॉइस। मैम पेरीमेनोपॉज। अच्छा, मतलब फ्लो अधिक होता है तब। जी जी जी। देखिए, वैसे उसमें अगर एक कंट्रोल्ड है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, तब तो उसके लिए मोस्टली प्राणायाम को ही हम प्रेफर करते हैं, है ना? क्योंकि प्राणायाम क्या करता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, तो उससे काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और उस समय हम खासकर जो एब्डोमेन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं या इनवर्ट पोजेज़ हैं, उनको हम मना करते हैं कि वो नहीं करना चाहिए। ना? लेकिन अगर वो पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है और एक अपने जो भी 2 डेज़, 3 डेज़ होकर और फिर अपना मैनेज हो जा रहा है, तो वो एक सिम्पटम होता है, तो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि वो अनलिमिटेड हो रहा है या उसके जो टाइमिंग्स हैं, बीच के जो गैप होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है, तब ज़रूर फिर हमें उसको डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए।
मैम एनी स्पेसिफिक प्राणायाम या कोई भी? मोस्टली अनुलोम विलोम, ओके, जिसमें दोनों जो नाड़ीज होती हैं वो बैलेंस होती हैं, तो नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। ठीक है। ठीक है, चलिए तो आज मैम का ये क्वेश्चन। जैसे हाँ बोलिए। मैम एक मिनट मैम, जैसे मीनोपॉज की बात हो रही है, तो जैसे मीनोपॉज में रनिंग और ये जैसे एथलीट टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करना बेनिफिशियल है? यदि आप शुरू से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन शुरू नहीं करना है उस समय, ठीक कि जैसे आप रनिंग कभी नहीं करते हैं, अब आप उस समय सोचें कि हम शुरू कर लें, हाँ जी। तो वो ठीक नहीं है। लेकिन आप यदि करते हैं रेगुलर तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो और मैम एक्टिविटी आपकी पहले से चल रही है उन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जिम भी कर सकते हैं मैम? बिल्कुल, यदि आप पहले से करते हैं तो। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए तो अब हम मिलते हैं मंडे को। मैम उसके लिए फिर आप हमें मैसेज करेंगे